हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन काफी कुछ है पढ़ने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए। उससे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन ले लो। क्विज का क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन है वो ये है कि पॉक्सो एक्ट जो है ना वो किस ईयर में आया था। ठीक है, क्वेश्चन ये है पॉक्सो एक्ट जो है ना वो किस ईयर में आया था। ये कमेंट सेक्शन में सभी को जवाब देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और साथ में फुल फॉर्म भी लिख देना अगर आता हो, नहीं आता हो तो भी गूगल करके लिख लेना, क्योंकि ऐसे चीजें जब आप गूगल करते हो या फिर कोई आपसे पूछता है तो हम लोगों का फोटोजेनिक मेमोरी जो है वो कंपेटिवली स्ट्रांग होती है, तो दिमाग में रह जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, इसीलिए इनको इसके आंसर जस्ट इन केस नहीं भी आते हैं तो भी जवाब दिया करो और नेक्स्ट सेशन में मैं उसका फिर सही आंसर आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन क्लैट के प्रिपरेशन के अंदर। क्लैट पॉइंट लेकर आ चुका है क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच, क्लैट यूजी 2025 के लिए विजेता बैच। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, 7 बुक्स आपके घर पे, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, सब कुछ तो है, रिकॉर्डेड सेशंस, और क्या चाहिए, सब कुछ है जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। और एनएलयू की फैकल्टीज आपकी, नबीहा मैम आपको पता ही है एनएलयू जोधपुर की हैं, मैं खुद एनएलयू ड्रॉप आउट हूँ, और भी हमारे टीचर्स हैं, ये कुछ फेसेस आपके सामने हैं। क्लैट यूजी का 2025 का जो कोर्स है हमारा, ये 2 साल का कोर्स है, इसकी फीस 32,999 है। ये सारे फीचर्स यहाँ पे भी हैं, और अगर कुछ बच्चे सिर्फ मॉक्स एंड बुक्स चाहते हैं तो 5499 रुपीज में दे कैन बाइट। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी, आप इनके बारे में भी हमारे ऐप से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। जो भी कोर्स लेना है ना, आंख बंद करके नहीं लेना है, हर कोर्स के लिए 4-5 डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, जाओ ऐप को डाउनलोड करो, देखो, अच्छी लगेगी ही और फिर इनरोल कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है टीम का, आप कॉन्टैक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की। सुप्रीम कोर्ट सेज इट कैन एंड वेट फॉर कॉन्सेंसुअल डाइवोर्स। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा इसको ना डिटेल में समझते हैं। एक अच्छा आर्टिकल है और एग्जाम में पूछने जाने वाला आर्टिकल है। ठीक है, तो थोड़ा इसको देखो क्या हुआ है। पहले इस केस का नाम देख लो, शिल्पा शैलेश, मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूं, एक बार चेक कर लो, आपको दिख रहा है ना। हाँ, केस का नाम है, ओ भाई मैंने बोला था टेक्निकल प्रॉब्लम्स इतनी। अब ये बोर्ड क्या है ना, देखो हम लोगों ने जब पढ़ाना शुरू किया था तब तो सिंपल बोर्ड्स होते थे, अब आजकल आ गया है कि भाई ये सब बोर्ड हैं, तो अब हमने भी इसको लाया हुआ है, तो वही अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो वही वाली चीज़ थी। चलो फर्जी बातें करते हैं सर, आप ये बोलोगे। केस का नाम है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। इस केस के अंदर और भी केसेस थे, लेकिन जो मेन केस ये था, इसके अंदर क्लब करके और भी चीज़ें सुनी थी। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है। क्या वर्डिक्ट आया है, देखो सुप्रीम कोर्ट की पास एक पावर होती है अंडर आर्टिकल 142। अब आर्टिकल 142 क्या है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं ना, तो ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो जस्टिस सर्व करने के लिए या फिर न्याय दिलाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज करके कुछ डिसीजंस ले सकती है, ऐसा बेसिकली लेमन लैंग्वेज में 142 है। तो ये जो एक्स्ट्रा पावर जो कहीं ना कह सकते हो, जो डिस्क्रिशन है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि भाई हम जो है, हम चाहें तो किसी को डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, और डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए जो रीजन रहेगा ना वो आपका रहेगा, बता देता हूं, हाँ, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। क्या बोला है यहां पे, फिर से मैं बताता हूं आपको, एक सेकेंड, थोड़ा सा हाथ फास्ट हो जाए एक बार इस पे ना, सही रहेगा। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। अगर आप डाइवोर्स के कानून हमारे देश में देखोगे जो पर्सनल लॉज में भी हैं, तो वहां पे ना इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन इज नॉट अ रीजन। यहां पे इस केस में क्या हुआ था, एक महिला थी, वो काफी समय से डाइवोर्स के लिए फाइट कर रहे थे, दोनों कपल फाइट कर रहे थे, और डाइवोर्स जो है ना वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारी जो सेशन कोर्ट्स होती हैं, जो नीचे फैमिली कोर्ट्स होती हैं, वहां पे ना प्रोसेस बहुत लंबी चलती है डाइवोर्स की, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, सेपरेशन पीरियड, फिर बहुत लंबी कहानी है, इसलिए डाइवोर्स बहुत आसान प्रोसेस नहीं है, चाहे दोनों लोग चाहें तब भी। तो यहां पे ना सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 142 का यूज किया और कहा कि इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बेसिस पे यहां पे हम जो है ये इनको डाइवोर्स ग्रांट कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इस पे एक बात बोली है कि अब ऐसा नहीं है कि अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आके केस फाइल कर दे कि भैया हमें डाइवोर्स चाहिए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज नॉट मैटर ऑफ राइट, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का
कि भाई वो डिसाइड करेंगे केस टू केस की क्या होना है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पे क्या वर्डिक्ट आया है ध्यान रखना, क्या केस का नाम था ध्यान रखना, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी जिसको हेड किया था जस्टिस संजय किशन कौल साहब ने, ठीक है। चलिए, इन कर्नाटका बीजेपी प्रोमिसेस यूनिफॉर्म सिविल कोड इफ इलेक्टेड। आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये न्यूज तो कुछ ऐसी नहीं है जो हमें समझने की है या हमें इसमें बहुत दिमाग लगाना है, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है ये मैंने आज तक अभी कुछ पिछले 4-5 महीने में तो आप लोगों के साथ नहीं बैठा हूं जिसको मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया हो। तो आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है ना इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आपके लीगल में भी पूछ लेते हैं इस पे पैसेजेस, और करंट अफेयर में भी आएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया विच वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन मैटर सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन। देखो, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ठीक है, क्रिश्चियंस का अपना हो जाता है पर्सनल लॉ। तो हमारे देश में क्या हो रहा है कि हर रिलीजन ना अपने तरीके से अपने लॉ के हिसाब से अपने पर्सनल लॉज को गवर्न कर रहे हैं। काफी समय से एक डिमांड आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए जिसमें कि ये सभी लोगों के लिए सेम चीजें रहें, ऐसा कोई प्रोसेस ना यूज हो जो पर्सनल लॉज में, जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रिपल तलाक का प्रोसेस था। अब ट्रिपल तलाक आया तो थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्रिपल तलाक वाले में क्या हुआ था, शायरा बानो केस जो था 2017 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के प्रोसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था। पर ट्रिपल तलाक था क्या, इसमें देखो कोई इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कनेक्ट मत करना। हर रिलीजन में देयर आर सर्टेन इश्यूज, जैसे कि सती प्रथा होती थी हिंदू रिलीजन में, ऐसे ही ट्रिपल तलाक भी एक इशू था जिसको समय के साथ चेंज कर दिया गया है, जो जरूरत भी था। तो ट्रिपल तलाक क्या था, देखो ट्रिपल तलाक प्रोसेस में मेल जो है ना वो फीमेल को 3 बार तलाक 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 प्रोनाउंस करके तलाक दे सकता था, ठीक है। अब ये तलाक वो ओरल भी कर सकता था, और वो ये तलाक जो है वो मैसेज के थ्रू भी, ऑन टेलीफोनिक कॉल भी कर सकता था, ठीक है। तो ये जो था ना, इस प्रोसेस का क्या नाम रखा गया था, ट्रिपल तलाक, ठीक है। ये इस्लाम में इस तरीके से तलाक दिया जाता था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में शायरा बानो केस के अंदर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था कि गलत है। देखो क्या प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम सबसे पहले ये थी कि इस प्रोसेस के अंदर जेंडर इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट था, मतलब ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन था वुमेन के अगेंस्ट में। क्यों था, क्योंकि मेल दे सकता था लेकिन वुमेन नहीं दे सकती थी। और ना इसमें एक प्रॉब्लम और हो रही थी, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। एक कपल है ए और बी, ठीक है, हर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, आपके भी अपने चाहने वालों से लड़ाई हो जाती होगी। तो ए और बी में जस्ट इन केस रात में लड़ाई हुई, गुस्से में ए ने बी को कह दिया तलाक 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 तलाक। अब एक्चुअल में पर्सनल लॉज के हिसाब से तलाक हो गया, लेकिन सुबह जो है ना दोनों का गुस्सा शांत होता है। तो ए और बी कहते हैं अबे यार क्या हो गया, ये क्यों कह दिया, ए जो है वो मेल है, बी जो है वो फीमेल है। तो ए बोलता है कि चलो हटाओ, दुनिया को तो नहीं पता ना, तुम्हें मुझे पता है, हम इस बात को जाने देते हैं, ऐसे बोला ही तो था, कौन सा तलाक हो गया। इस तरीके की बात हो गई। आज से 10 साल बाद, उस दिन के 10 साल बाद हम दोनों को एक बेबी होता है, इसका नाम होता है सी, ठीक है। तो इस बेबी के सेलिब्रेशन पे एक इसका दोस्त आता है ए का, जिसका नाम था जेड। अब जेड और ए जो है ना वो मस्त पैक लगा रहे थे, दोनों अपनी अपनी बीवी की बुराई कर रहे थे। तो ए जो है ना वो जेड से कहता है कि अबे तेरी बीवी क्या है, मेरी बीवी के साथ तो मेरी ऐसी लड़ाई हुई थी कि मैंने उसको 3 बार तलाक 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 बोल के तलाक दे दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो जेड है ना ये बना वो थाली का बैंगन है ना, बैंगन बन गया। इसने जाके पूरे मोहल्ले में गा दिया कि भाई इनकी तो 10 साल पहले इस तरीके से डाइवोर्स हो चुका है। अब क्या हुआ, ए और बी का जो बच्चा था ना सी, ये क्या हो गया, ये इलेजिटिमेट चाइल्ड हो गया, ये क्या हो गया, नाजायज बेटा हो गया, और इसको कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। इस्लाम के अंदर जो भी इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं दे कैन नॉट इनहेरिट फादर्स प्रॉपर्टी, इवन वो सरनेम और कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं, ये उनका पर्सनल लॉ कहता है। तो ये सब इश्यूज होते थे। इसमें एक और इशू ये था कि जैसे चलो ठीक है, आप अब ये यहां पे कहोगे कि सर ए और बी जो हैं, ए और बी जो हैं ये इन्होंने तलाक दे दिया, तो चलो ठीक है फिर से शादी कर लेंगे। तो यार इस्लाम में ना ये भी प्रोहिबिटेड था। प्रोहिबिटेड क्यों था, इसके पीछे रीजन था कि आदमी ना इतना आसानी से किसी को तलाक 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 ना कह दे, समझ रहे हो, उस बात की सीरियसनेस को समझे। तो वो बनाने वालों ने उस समय सही सोच के किया था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जस्ट इन केस ए ने बी को तलाक 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 बोल के तलाक दे दिया, अब ए बी से शादी करना चाहता है, तो इसके लिए अब ए को क्या करना होगा, यहां पे जो बी हैं
इनको किसी थर्ड पर्सन से शादी करनी होगी, उनके साथ कंजमेट करना होगा, देन ओनली इनको डाइवोर्स देके शी कैन मैरी ए। तो ये निकाह हलाला आई थिंक कहलाता है। तो ये सब जो चीजें थी ना, इसकी वजह से ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। शायरा बानो केस था वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि, और इसको कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मत लेना, देयर आर सर्टेन इश्यूज इन एवरी रिलीजन। हर रिलीजन में कुछ प्रथाज होती हैं जो बहुत ही वियर्ड होती हैं, लेकिन विद टाइम थिंग्स को चेंज किया जा रहा है। तो वैसे ही वहां पे ये कानून था। तो ये हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो इसी सब की वजह से ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की और डिमांड आती है, ठीक है। और पहली ऐसी बात नहीं है कि ये अभी से ही आ रही है, कॉलोनियल समय से आ रही है, ब्रिटिशर्स के समय से आ रही है। देखो कॉन्ट्रैक्ट लॉ सबके लिए सेम है ना, टॉर्ट लॉ सबके लिए सेम है, वो भी तो सिविल लॉज हैं। तो इसी तरीके से जो मैरिज का लॉ है, डाइवोर्स का लॉ है, अडॉप्शन का लॉ है, ये क्यों नहीं सेम हो सकता? तो वो वाली चीज जो है ना, वो समय के साथ डिमांड हो रही है। BN राव कमेटी भी बनी थी इस चीज के लिए 1941 में, तब भी वहां पे चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुई थी, चीजें ठंडे बस्ते में ही चल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का DPSP जो है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 37, ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस था, इसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड एक वर्डिक्ट आया था। क्या आया था इसमें? ये पहले हिंदू थी, ठीक है, फिर इन्होंने ये हिंदू थी आई थिंक, या मैन हिंदू थे, ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो उन्होंने कन्वर्जन करके इस्लाम कन्वर्ट कर लिया था, जो कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी अलाउड है। तो फिर उन्होंने उस बेसिस पे शादी कर ली थी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट में हुई है तो फिर आप यहाँ पे कन्वर्ट करके और चीजें करके ऐसे नहीं कर सकते हो, पहले आपको हिंदू मैरिज एक्ट में अपने जो शादी हुई थी उसको खत्म करना होता, तब आप ये कर सकते थे। तो ये वाली चीज यहाँ पे आई थी। तो इस तरीके की चीजें पहले भी हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि ये डिमांड पहली बार उठ रही है। लेकिन अभी रिसेंट इस पे आप देखो तो ये शाह बानो लिखा है, इट्स शायरा बानो, इसको सही कर लेना। शाह बानो तो मेंटेनेंस का है केस, वो 84 का है आई थिंक, वो भी बहुत बड़ी कहानी है। वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कॉलेज में जाओगे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में जरूर पढ़ोगे। ये था शायरा बानो केस, ठीक है। लॉ कमीशन ने 2018 में भी अपने इसके ऊपर ओपिनियन दिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है, नहीं भी होगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये लॉ कमीशन ने बोला था। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिए दिल्ली की एक न्यूज है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वाली नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा जान लो क्या लिखा है। तो पेट्रोलिंग यूनिट्स, एंटी स्मोक गन्स, स्प्रिंकल्स, सीएम अनवेल्स प्लान्स टू कर्ब एयर पॉल्यूशन। दिल्ली में आपको पता है कि एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, तो इसको खत्म करने के लिए कुछ उपाय जो हैं वो दिल्ली सरकार ने किए हैं। जैसे कि क्या कि 70 इंटीग्रेटेड रोड स्वीपिंग मशीन्स एंड 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर्स टू बी प्रोक्योर्ड। फिर 225 पेट्रोलिंग टीम जो है वो 159 वो दिनों में घूमेगी और 159 टीम्स जो है वो रातों में घूमेगी। किस लिए? डस्ट पॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, कहां से हो रहे हैं। इसके बाद ओपन गार्बेज में लोग सामान ना फेंके तो 220 पेट्रोलिंग यूनिट इसके लिए भी घूमेगी, और नाइट में 176 घूमेगी। फिर जैसे कोई भी कहीं पे भी कचरा डाल देता है तो उस डंपिंग को रोकने के लिए पेट्रोलिंग टीम घूमेगी। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि भाई एक स्टेट है दिल्ली जहां पे कुछ कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है स्मोक टावर, थोड़ा गूगल करना इसके बारे में, कभी आएगा न्यूज में तो जरूर डिस्कस करेंगे। फिर यहां पे देखिए एक्ट्स ऑफ मिशनरीज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी नॉट इलीगल, तमिलनाडु टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर था कि भाई तमिलनाडु के अंदर जो है ना कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो लोगों को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर तमिलनाडु सरकार का अपना एक वो मतलब जो उनके वकील है उन्होंने बोला कि आर्टिकल 25 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि भाई एवरी इंडिविजुअल कैन प्रीच देयर रिलीजन, ठीक है। प्रीच ही है ना, प्रीच शब्द गलत है यार, राइट टू प्रोपोगेट हिज रिलीजन। आर्टिकल 25 ये कहता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू प्रोपोगेट हिज रिलीजन, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है ये? 25। ये क्या कहता है कि प्रोपोगेट करने का राइट है सभी के पास। तो यहां पे यही ये कर रहे हैं, ऐसा तमिलनाडु सरकार ने बोला है। कोई न्यूज ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये आर्टिकल था तो इसलिए मैंने आपके लिए कवर किया है। इसके बाद एस्पिनेज लॉ पे चाइना ने अमेंडमेंट किया है। देखो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें इसमें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए चाइना से रिलेटेड, इंडिया चाइना के ऊपर इकोनॉमी या बॉर्डर के ऊपर कोई पैसेज देके क्लैट ने क्वेश्चन पूछा है,
उसी में पूछ लिया कि चाइना ने रिसेंटली अमेंड किया इनमें से किस लॉज के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको समझने की कोशिश करना है। तो एस्पिनोज लॉ जो है बेसिकली होता क्या है, स्पाई का लॉ जो है, मतलब एंटी स्पिनोज का मतलब क्या होता है, एस्पिनोज यही है प्रोनाउंसिएशन, आई थिंक देख लेना क्या है। तो ये जो एस्पिनोज होता है इसका बेसिकली मतलब होता है स्पाई करना। तो इसको रोकने के लिए एंटी एस्पिनोज लॉ जो है उसको चाइना ने अमेंड किया है। अब अमेंड क्या किया है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट था इसको और वाइड कर दिया है। क्या कर दिया है, वाइड कर दिया है। मतलब ये सब समझने के लिए समझ लो कि और बढ़ा दिया स्कोप यार, कि जैसे और लोगों को पकड़ा जा सके, मतलब अपने पास और पावर ले ली है। तो वो वाली चीज यहां पे करिए, और इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ने की जरूरत है। इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से अपनी नॉलेज, इंग्लिश रीडिंग बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर में पढ़ना चाहो तो ये वाला आर्टिकल पढ़ लेना। गवर्नमेंट बैन 14 एप्स इन जम्मू एंड कश्मीर सिटीज यूज बाय टेरर ग्रुप्स। तो अभी देखो जम्मू कश्मीर में आपको पता है रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, बट वो हो गया है। तो उसके बाद कुछ ऐसी ऐप जो टेररिस्ट्स के द्वारा यूज करी जा रही थी, वहां पे मिलिटेंट्स के द्वारा यूज करी जा रही थी, सरकार ने इनके ऊपर बैन लगा दिया है। अब यही होता है स्मार्ट स्टडी, यही होता है बेकार स्टडी। जो बच्चे अभी नया नया तैयारी कर रहे होंगे या फिर जिनको गाइडेंस नहीं होगी वो क्या करेंगे, इसको नोट्स बनाने लगा बैठ जाएंगे, नहीं आएगा एग्जाम में यार। बस पता होना चाहिए, ये सब न्यूज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं होती है, कुछ होती है कुछ नहीं होती है। कंसल्टेशन ऑन सेडिशन लॉ आर इन फाइनल स्टेज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। ये क्या है ना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को अभी इसका बैकग्राउंड नहीं पता है, तो अपन इसलिए इसका बैकग्राउंड से देखते हैं। एक सेक्शन ना 124A ऑफ आईपीसी था, ठीक है, था क्यों बोल रहा हूं, अभी भी है ही है, ठीक है। ये क्या है, पहले मैं पढ़ता हूं फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excites disaffection towards the government established by law in India। अब ये तो इंग्लिश लिखी है, आपको मैं सिंपल समझाता हूं लेमैन लैंग्वेज में क्या है। ऐसी कोई भी चीज करना जो सरकार के अगेंस्ट में आप कर रहे हो और वो देश के हित के बाहर है, वो सेडिशन है। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ भी हो सकता है, तो वही प्रॉब्लम थी। सेडिशन का ना ब्रिटिशर्स ने यूज करना शुरू किया था, ठीक है, और आई थिंक लाला लाजपत राय वाज द फर्स्ट पर्सन जिनके ऊपर सेडिशन लॉ यूज हुआ था। ये आप लोग का होमवर्क है कि सेडिशन लॉ पहली बार ब्रिटिशर्स ने किस इंडियन के अगेंस्ट में किया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। मिल जाएगा, गूगल कर लेना, नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कल बता दूंगा, ठीक है, देख के। तो यहां पे सेडिशन लॉ को ना हर सरकार, ऐसा नहीं कि अभी जो करंट सरकार है, हर सरकार जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं सबने बहुत ज्यादा अपने तरीके से यूज किया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत एम्बिगुअस है। ऐसा कुछ नहीं कि बस यही चीज सेडिशन है, बहुत ज्यादा वाइड एंगल है। इस वजह से सेडिशन में बहुत सारी चीजों को डाल दिया जाता है। तो यही प्रॉब्लम है सेडिशन लॉ की। और इसके वजह से हुआ क्या था, इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर गया था जिस केस का नाम था, क्या नाम था, एसजी वोम्बक्टिरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस के अंदर एंड एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ऐसे करके है, पर ये दो जो एसजी वोम्बक्टिरे ना, ये केस मेन था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक हमारी पार्लियामेंट इस लॉ को खारिज करने के लिए कुछ नहीं करती है, तब तक ये कानून जो है ना, इसको साइड में रख दो, अब ये किसी के ऊपर यूज नहीं किया जा सकता। क्या बोला था कोर्ट ने कि भाई इसको अब साइड में कर दो, अबेंस कर दो, जब तक कानून इसके ऊपर सरकार कुछ नहीं बना रही है। तो इसके बाद भी क्या हो रहा था, इसके बाद भी ये हो रहा था कि बहुत सारे मामलों में सरकार ने सेडिशन के जो बंदे थे उनको बाहर नहीं किया था, या अभी भी लोगों पे चार्ज लगा रहे थे। तो फिर मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने फटकार लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि विंटर सेशन में इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम करने वाले हैं। तो वही ये न्यूज थी, ठीक है। सेडिशन लॉ का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस था। देखो कुछ भी चीजें आए ना समझना चाहिए। आपने आई थिंक लॉ में पढ़ा होगा, जब आप टॉर्ट लॉ या क्रिमिनल लॉ, बेसिक जो लॉ पढ़ते हो क्लैट के लिए, नहीं पता बता देता हूं। बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि बेल मिल जाती है, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बेल नहीं मिलेगी। फिर से समझ लो, बेलेबल ऑफेंस में बेल इज अ राइट कि मिलनी ही मिलनी है, बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं कि आपको बेल नहीं मिलेगी। कभी आपको बेल मिलेगी, लेकिन फिर उसकी एक प्रोसेस है, मजिस्ट्रेट पे मैटर जाएगा, वो सुनेगा, उसकी मर्जी रहेगी तो देगा। बेल इज नॉट एज ए मैटर ऑफ राइट इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में था।
सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में इंप्रिजमेंट अप टू 3 इयर्स की सजा थी, सरकारी नौकरी आप नहीं ले सकते थे और आपका पासपोर्ट भी जब्त हो जाता है जो आप उसके बिना घूमेंगे। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने रेफरेंडम जीत लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का, रीराइट करने का। उज्बेकिस्तान की जो प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या है? शवकात मिर्जियोयेव, जो भी इनका नाम था, ऐसे ही कुछ कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ अगर आपको दिख रहा हो, वरना न्यूज़पेपर में जब पढ़ो तब नोट कर लेना, ठीक है, ना सीधे गूगल कर देना। तो रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? जनता से वोट मांगा जाता है कि बताओ तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, फिर वही चीज करी जाती है। तो रेफरेंडम ये था, कॉन्स्टिट्यूशन को रिराइट करना है, उज्बेकिस्तान के लोगों ने सपोर्ट कर दिया है तो कॉन्स्टिट्यूशन रिराइट होगा, दैट्स इट। अपने को उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, खत्म हो गई बात। तो ये था आज का हमारा प्यारा सा अच्छा सा सेशन। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना। और बच्चे सभी लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो। कछुआ तब भी जीता था, आज भी जीतेगा, खरगोश नहीं बनना है। आप छोटे छोटे बच्चे हो, बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं आप लोगों के लाइफ में, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट डाइवर्जेंस के साथ थोड़ा बहुत डाइवर्जन पहले तो खत्म करो। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रिपरेशन में चले जाना है, कुछ और करना ही नहीं है, नहीं भाई, सब करो। सोशल मीडिया का चलाना चाहते हो तो आधे एक घंटे चलाओ। आजकल के स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इंस्टाग्राम में जो रीलें हैं ना, वो 2-2 3-3 घंटे तक देखते हो, वो चीज़ बंद करो, ठीक है। मन करता है तो 15 मिनट 20 मिनट कर लो, फिर ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। ये एक तरीका है कि कैसे इन ऐप्स से बचा जा सकता है। इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो, जब यूज़ करना हो तब इंस्टॉल करके यूज़ करके वापस अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। दूसरा, जो साथी संबंधी ये वाला डाइवर्जन है, इसको भी थोड़ा कम करने की आवश्यकता है, तो वो करिए। वो आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि बात ही मत करो, बट सामने वाला अगर समझदार होगा, चाहे फिर वो दोस्त हैं चाहे वो दोस्तनियाँ हों, आप समझेंगे उस चीज़ को कि आप एक प्रिपरेशन में हो, आप एक जर्नी में हो और लाइफ आप आगे सेट करना चाहते हो, तो वही है। और फाइट जो है ना, वो टॉप 4-5 एनएलयूज़ की ही है यार। नीचे जाके तो क्या करोगे, ठीक है, सब जा रहे हैं, टॉप 4-5 में जाओगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वो वाली चीज़ करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। ये सोचो कि कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गाइडेंस नहीं होगी, या जो पहले करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप कर रहे हो, तो लगो यार, उसके लिए एफर्ट डालो, अपना 100% दो। सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, मैं फिर से ही बात बोल रहा हूँ। सिलेक्शन नहीं भी होगा कोई बात नहीं, आपने अपना 100% दिया है ना, ये मैटर करता है। तो अपना 100% दो, अपना 101% दो। नहीं होगा सिलेक्शन, देखा जाएगा ना, क्या डरना है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। वो कहते हैं ना कि क्यों डरें कि क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तो दैट्स इट। वो जो आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे ना, वो कहीं और काम में आएगा, वो आगे काम में आएगा। और एनएलयू इज नॉट द लाइफ की वहीं पर लाइफ खत्म हो जाएगी। मिल जाता है टॉप 5 एनएलयूज, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो भी आप बहुत अच्छा कर लोगे। बस अभी आपका जो प्रेजेंट पे काम है वो है कि मेहनत करना है, वो करते रहो, ठीक है। दैट्स इट, बाय, जय हिंद, टेक केयर।